तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेनेसा के बैकग्राउंड को देखा था, यानी कि पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि को देखा था। आज हम लोगों का रेनेसा में ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग मीनिंग ऑफ द रेनिसेंस यानी कि पुनर्जागरण के अर्थ को कवर करेंगे। मेरा नाम है धनंजय सिंह। वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में एडी जी। तो हम लोग आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। सिर्फ छोटा सा अर्थ नहीं है, उसको काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करेंगे ताकि ये चैप्टर हम लोगों को आगे समझने में आसानी हो, हमें भी और आपको भी। तो द रेनिसेंस बिगेन एज अ सोशियो कल्चरल मूवमेंट इन यूरोप, सो इट इज सीन एज अ कल्चरल ब्रिज बिटवीन द मेडिएवल पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड। तो जो पुनर्जागरण था वो एक सोशियो कल्चरल मूवमेंट की तौर पे स्टार्ट हुआ था यूरोप में। सोशियो कल्चरल मूवमेंट यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूवमेंट के तौर पे स्टार्ट हुआ था, जिसको ऐसा माना जाता है कि ये एक कल्चरल ब्रिज की तरह काम किया है, सांस्कृतिक ब्रिज की तरह, एक ऐसा पुल जो संस्कृति को जोड़ता है मेडिएवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड के बीच में। यानी कि मेडिएवल और मॉडर्न के बीच में जो सांस्कृतिक ब्रिज है, सांस्कृतिक एक ऐसा पुल है जो कनेक्ट करता है, तो वो क्या है? रेनेसा ही है। थ्रू द रेनिसेंस अ न्यू फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन, कल्चर एंड नॉलेज इमर्ज्ड। तो रेनेसा से ही एक नए तरह का सिविलाइजेशन, सभ्यता, कल्चर और नॉलेज जो है इमर्ज हुआ। संस्कृति, एक नई संस्कृति आई, एक नए तरह का ज्ञान जो है लोगों के अंदर आया। ये सब किसका देन था? रेनेसा का। इनफैक्ट न्यू कॉन्शियसनेस डेवलप्ड इन यूरोप फ्रॉम द 14th to 16th सेंचुरी विच केम टू बी नोन एज रेनिसेंस। तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में एक नई तरह की बौद्धिक अवधारणा विकसित हुई लोगों के बीच में, और स्पेशली कहाँ के लोगों के बीच में? तो यूरोप के लोगों के बीच में। और यही अवधारणा को रेनिसा या रेनिसेंस बोलते हैं। तो बहुत सारा मीनिंग है इसका, आप एक तरह से इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीक़ों से डिफाइन किया है। आप अलग अलग बुक्स में देखेंगे तो इसका अलग अलग डेफिनेशन मिलेगा, लेकिन आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि आखिर ये है क्या, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, तो वो आपको आज पता चल जाएगा। तो तीन चीज़ तो हम लोग एक देख लिए इसके बारे में, तीन फैक्ट। आगे देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रेनिसेंस हैज बीन गिवन सच एज रीबर्थ, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, रिवाइवल, कल्चरल अवेकनिंग, कल्चरल रेनिसेंस, etc। तो रेनेसा का एक मतलब है ही नहीं। इसको कोई लोग रीबर्थ बोलते हैं यानी कि पुनर्जन्म, कोई इसको इंटेलेक्चुअल अवेकिंग बोलते हैं यानी कि बौद्धिक जागरण या जागरूकता टाइप का, यानी कि किसी के अंदर मेंटली जो विकास होता है उसको किसी ने रिवाइवल इसका नाम दिया है, यानी कि फिर से किसी चीज़ का रिवाइव होना। अगर आपने पबजी खेला होगा तो देखा ही होगा कि जब एक प्लेयर का डेथ हो जाता है तो उसको कोई रिवाइव देता है, ठीक है। कल्चरल अवेकनिंग यानी कि सांस्कृतिक उत्थान जो बोला जाता है, कल्चरल रेनिसेंस यानी कि फिर से सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो बहुत सारी मीनिंग है, एक ही टर्म का बहुत सारा मीनिंग है, कोई एक खास मीनिंग नहीं। हालांकि जो रेनिसेंस है वो इंग्लिश, उसका साइनोनिम एक फ्रेंच वर्ड है रेनिसा का। फ्रेंच वर्ड से ही समझिए इसको डिराइव किया गया, जिसका लिटरली मीनिंग होता है रीबर्थ। रेनेसा का लिटरल मीनिंग क्या होता है? रीबर्थ होता है, यानी जिसका एक्चुअल बोले तो पुनर्जन्म, ठीक है। Remember, this is not the awakening of a sleeping person from sleep, but the consciousness of the entire human society in a particular period of time. तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि रेनिसेंस का मतलब रीबर्थ हुआ है, तो ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति या फिर से उसका जन्म हुआ है, ऐसा नहीं है। या आप किसी व्यक्ति को ये बोले कि उसका रिवाइवल हो गया या सोया हुआ है तो वो अवेक कर गया, जग गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे ह्यूमन सोसाइटी, पूरी मानवता का बात हो रहा है। एक खास पीरियड ऑफ टाइम में मानव के अंदर जो जागरूकता आया उसका बात हो रहा है, मानव के अंदर जो उत्थान हुआ उसका बात हो रहा है रेनेसा के अंदर। इट इज़ नोट वर्दी दैट इन द ग्रीक रोमन एम्पायर इन 5th-6th सेंचुरी BC मेनी थिंकर्स लाइक सुक्रात, प्लाटो, एरिस्टोटल, पाइथागोरस प्रेजेंटेड मेनी डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विच हैज डिक्लाइंड इन द मेडिएवल पीरियड। तो ये नोट करने वाले बात है कि मतलब ग्रीक और रोमन जो एम्पायर था उसमें 5th और 6th सेंचुरी BC में बहुत सारे ऐसा थिंकर थे जैसे सुकरात, प्लाटो, अरिस्टोटल, पाइथागोरस वगैरह। तो उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव के विकास की बहुत सारे आयाम को पेश किया था, जिसमें वो मेडिएवल पीरियड में जो कि आगे चल करके वो क्या हुआ, मानव का विकास का जो डायमेंशंस था वो लगातार डिक्लाइन कर रहा था। तो ये जो डिक्लाइन हुआ ना, वो 13th सेंचुरी के आसपास से फिर से अपना एक तरह से अगर ग्राफ कोई फॉल कर रहा था तो वो ग्राफ 13th सेंचुरी के आसपास से फिर से राइज करना शुरू कर दिया। ये कब हुआ? तो रेनेसा के पीरियड में ही हुआ।
तो इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन द इंस्पिरेशन ऑफ एंशिएंट यूरोप, पुराने यूरोप, पुरातन जो यूरोप था उससे इंस्पायर होकर के द फेज दैट स्टार्टेड द ऑल राउंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न यूरोप इज नोन एज रेनिसेंस। तो पुराने यूरोप का जो इंस्पिरेशन लेकर के एक नए यूरोप का जो कंस्ट्रक्शन हुआ, नए यूरोप का विकास हुआ, एक नया यूरोप तैयार हुआ, उसी फेज को, उसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेनेसा या रेनिसेंस बोल सकते हैं, पुनर्जागरण बोल सकते हैं। ड्यूरिंग द रेनिसेंस पीरियड एफर्ट्स वेयर मेड टू रीस्टोर इट बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन द एंशिएंट सिस्टम। तो रेनेसेंस या रेनेसा के पीरियड में हुआ क्या था, तो एफर्ट्स लगाए गए थे, बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए थे कि यूरोप में जो पुरातन व्यवस्था चली आ रही थी, जो पहले से कोई वहाँ पे जो व्यवस्था, जो सिस्टम वहाँ पे जो चल रहा था, जो भी वहाँ का कल्चरल सिस्टम या जो भी सोसाइटी का सिस्टम था, तो उन सब को बदलाव करके, यानी कि पुराना जो यूरोप का सिस्टम था फिर से 5वीं सेंचुरी के पहले का, उसको रीस्टोर किया गया एक तरह से। तो वो कब हुआ, रेनेसा के पीरियड में ही हुआ। इट्स पर्पस वॉज नॉट मेरेली अ रिमाइंडर ऑफ द रोमन अचीवमेंट्स बट द रेनिसेंस इज द नेम ऑफ द राइज ऑफ कॉस्मिक ट्रेंड्स इन विच द एम्फेसिस वॉज ऑन द ह्यूमन। तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं था कि जो पुरातन व्यवस्था है उसको एक तरह से स्थापित कर देना, लेकिन एक तरह से कॉस्मिक ट्रेंड को बना देना जिसमें इम्फेसिस यानी कि जो बल दिया जाए वो ह्यूमन पे दिया जाए, जो समाज हो वो मानवता, ह्यूमैनिटी पे केंद्रित हो, मानव के बारे में लोग सोचे, धर्म से अलग होकर के सोचे। मेन पर्पस इसका यही था। ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर वेयर यूज्ड इन अ न्यू वे बाय रेनेसेंस थिंकर। तो जो भी ग्रीक और लैटिन के लिटरेचर थे, जो साहित्य थे, जो किताबें वगैरह लिखी गई थी, तो जो पुनर्जागरण काल के जो थिंकर्स थे तो उनके द्वारा एक नए तरीके से उसको यूज किया गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि रेशनल थिंकिंग वाज इनकरेज्ड, इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड ह्यूमैनिटी। तो इससे रेशनल थिंकिंग को बढ़ावा मिला। रेशनल थिंकिंग यानी कि लौकिक प्रवृत्तियों का उत्थान हुआ, जिसमें मानव पर बल दिया गया और इस दुनिया पे बल दिया गया। जो सच्चाई है, जो कुछ भी दिख रहा है, उस पे बल दिया गया। और ये किसके बेसिस पे हुआ, तो स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, जो साइंटिफिक डिस्कवरी हुआ किस चीज़ का, मानव का और दुनिया का, उसके बेसिस पे हुआ। एक तरह से मतलब लोग अब जो दिख रहा था उस पर विश्वास करना शुरू कर दिए, जो दिख रहा था उस पर सोचना शुरू कर दिए, ना कि बनावटी बातों पे। पहले क्या था, जो भी बनावटी बातें थी समाज में उस पर लोग ज़्यादा विश्वास करते थे, तर्क से नहीं सोचते थे, लॉजिकल थिंकिंग था ही नहीं। तो ये जो लॉजिकल थिंकिंग आया ये रेनेसा के टाइम में ही आया। देन इट इनकरेज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सोसाइटी वेयर मैन कुड फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम मेडिएबल साइकिल्स एंड इस्टेब्लिश्ड a human centered society instead of a religion centered society। तो ये जब बौद्धिक जब क्षमता से लोग सोचने लगे, लोग जब दिमाग से काम लेने लगे, तो इसका असर ये हुआ कि अब एक ऐसा समाज इस्टेब्लिश होने लगा जो मानव पे केंद्रित था, मानव सेंटर्ड सोसाइटी, यानी कि जो एक मानव के भलाई के लिए, मानव के विकास के लिए या पूरे मानव समाज के विकास के लिए जो सोसाइटी का गठन हुआ, जो सोसाइटी का विकास हुआ, उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, न कि रिलीजन सेंटर्ड सोसाइटी। पहले जो सोसाइटी चला आ रहा था वो रिलीजन सेंटर था, धर्म पे केंद्रित था, यानी कि हेड क्या होता था, उसमें धर्म होता था और धर्म के हिसाब से लोग चलते थे। लेकिन अब एक ह्यूमन सेंटर्ड सोसाइटी आया जिसमें लोग के हिसाब से धर्म चलेगा। अगर लोगों को इस धर्म में कोई गलती है, कोई कमी लग रहा है, तो लोग उसको चेंज कर सकते हैं, लोग उसको अपोज कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर लोगों को कोई परेशानी होती थी तो धर्म के अंदर में वो रेगुलेट होता था, ना कि धर्म उससे रेगुलेट होता था। तो ये सब जो चेंजेज आए वो रेनेसा पीरियड में ही है। In fact, there were two dimensions of Renaissance, the discovery of the world and the discovery of man। तो पुनर्जागरण के दो डायमेंशन है, दो आयाम है। एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ही पुनर्जागरण के भी दो पहलू हैं। एक तो डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की खोज, और दूसरा डिस्कवरी ऑफ मैन, मानवता की खोज। ठीक है, तो थ्रू डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज through adventurous geographical discoveries, Europe's contact with Asia, America and Africa was established through the Pacific, Atlantic and Indian Ocean। तो इसमें जो दो टर्म है उसको हम लोग देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड और डिस्कवरी ऑफ मैन का मतलब क्या होगा। तो डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड से हमको ये समझना है दुनिया की खोज। ऐसा नहीं है कि दुनिया कहीं खोया हुआ था, दुनिया था, लेकिन दुनिया की खोज का मतलब ये है कि
ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज यानी कि रास्तों का खोज, कुछ ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज किए गए जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें यूरोप का कंटेक्ट इस्टेब्लिश किया गया समुद्री रास्तों के थ्रू, यानी कि यूरोप को कनेक्ट करवाया गया एशिया से, अमेरिका से और अफ्रीका से, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन के थ्रू। समुद्री रास्तों का खोज ही डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड के अंदर या डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड के श्रेणी के अंदर आता है। वहीं जब डिस्कवरी ऑफ मैन की हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि एडॉप्शन ऑफ फ्री रेडियल आइडियाज फ्री फ्रॉम द फेटर्स ऑफ मेडिएवल रिलीजियस ऑस्टेंटेशन एंड एक्टिविटीज, यानी कि एक ऐसा समाज, एक ऐसा मानवता का खोज जहाँ पे मानव फ्री हो, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी जकड़न नहीं हो, वो मतलब मध्यकालीन जो धार्मिक आडंबर थे उन सब से मुक्त हो चुका हो, उसके ऊपर कोई भी जकड़न नहीं हो, कोई भी सिकन नहीं हो, ठीक है, वो अपने हिसाब से जिए। तो वो जो खोज हुआ डिस्कवरी ऑफ द मैन, एक ऐसे मनुष्य की खोज जो फ्री हो, ना कि रिलीजियसली वो क्या हो, बंधा हुआ हो। तो आज हम लोग आशा करते हैं कि आपको मतलब रेनेसेंस का पूरा अर्थ समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।